हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है, हम अपनी आज की इस वीडियो में उसमें उसके बीएड फर्स्ट ईयर में बीएड सेकंड ईयर में अध्ययन करेंगे। और हमारे जो पेपर का नाम है वह है इन्वायरमेंट एजुकेशन, यानी कि पर्यावरण शिक्षा। हमारा जो इन्वायरमेंट एजुकेशन होता है यह ऑप्शनल पेपर में आता है, जो कि एक अच्छी विषय है, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। हम आज अपने इस सब्जेक्ट के अंतर्गत या नए टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। हमारा जो टॉपिक है उत्पादित भोजन को हर व्यक्ति तक पहुंचाने में बाधाएं, यानी कि जो हम भोजन उत्पादित कर रहे हैं, उगा रहे हैं, उसको हम हर व्यक्ति तक पहुंचाने में असमर्थ है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी बाधाएं सामने आ रही है। हम आज के अपने इस टॉपिक में उन्हीं बाधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। यदि FAO के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व के सभी देशों ने यह निर्णय लिया कि पूरी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध हो और अत्यंत सहजता से आवश्यकता वाले सभी देशों को उपलब्ध कराया जाए, यानी कि जो FAO का सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन के अंतर्गत सभी देशों ने यह निर्णय लिया था कि हम पर्याप्त मात्रा में भोजन को यानी कि उपलब्ध हो सके, यानी कि पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध हो सके। और जिन देशों में भोजन की उपलब्धता में कमी है, वहां पर भोजन की व्यवस्था किया जाए या उन्हें आसानी से प्रोवाइड कराया जाए, उपलब्ध कराया जाए। फिर भी जिन कठिनाइयों का सामना व्यवहार में हो रहा है, उन्हें हम निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। नंबर 1 है निरंतर बढ़ती आबादी में पर्याप्त अन्न उपलब्ध नहीं, क्योंकि आज पर की इस अंधाधुंध बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए अन्न की व्यवस्था करने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये मान लीजिए कि एक क्षेत्र में 10 क्विंटल अनाज पैदा हो रहा है, लेकिन उसको खाने वाले बहुत अधिक मात्रा में हैं, तो जिसके कारण अन्न का पर्याप्त यानी कि पूरा नहीं पड़ रहा है। यही बात कहते हैं, यह जो निरंतर आबादी बढ़ रही है, उसमें पर्याप्त अन्न उपलब्ध नहीं हो पाता है, यानी मिल नहीं पाता है। नंबर 2 है संबंधित देश और उनकी आवश्यकताओं का समय पर प्राप्त न होना, यानी कि जो कुछ संबंधित देश होते हैं, उनमें उनकी जो आवश्यकताएं होती है, उनको समय पर उनको आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। नंबर 3 है सार्वजनिक वितरण प्रणाली बहुत सही नहीं है, यानी कि जो अन्न को सभी जगह सार्वजनिक रूप से वितरण किया जाता है, जैसे कि आज के हमारे इस देश में यूपी के यानी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। हमारी जो योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने जो सरकारी गल्ले की दुकानें हैं, जिन्हें हम कोटा बोलते हैं, उनके द्वारा क्या है अन्न का वितरण कराया जा रहा है। वह इसी बात को कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, वह सही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर क्या काम करते हैं, गवर्नमेंट से तो अनाज उठा लाते हैं, लेकिन उसे पब्लिक में सही रूप से नहीं बांट पाते हैं, उसकी कटौती कर लेते हैं। आधी जनता को अनाज मिल पाता है और आधी को नहीं मिल पाता है, जिसको वह गलत तरीके से जो दूसरे लोगों से ज्यादा पैसे में दूसरे लोगों को बेच देते हैं। इसीलिए सार्वजनिक वितरण की जो प्रणाली है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, वह भी सही नहीं है, क्योंकि वह जनता की आंखों में धूल झोंक कर उस अनाज के बहुत मोटी भरकम रकम कमाते हैं। नंबर 4 आता है अन्न की कमी को अन्य प्रकार की भोजन सामग्री से पूरा करना, इसकी जनसाधारण को जानकारी नहीं है। यानी कि जो अगर किसी देश में बहुत बड़े स्तर पर अन्न की कमी हो रही है, तो उसको अन्न के स्थान पर किसी दूसरी सामग्री से उसकी कमी को पूरा करना, उसके बारे में वहां कुछ देशों के लोगों को जानकारी नहीं है। अब
अब ये मान लीजिए कि आज हम रोटी खा रहे हैं, लेकिन हमारे पास आज गेहूं का आटा नहीं है, जिसके कारण हमें रोटी नहीं मिलेगी, तो हमें पेट भरने के लिए हम किसी और चीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। हम चावल बना सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे देशों में अन्न की जरूरत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अगर अन्न की कमी है, उनके स्थान पर किसी और वस्तु को प्रयोग करने की जानकारी उपलब्ध नहीं है। अच्छी परिवहन व्यवस्था का अभाव, यानी कि बहुत सारे देशों में आज भी अन्न को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भारी भरकम वाहन की जरूरत होती है, लेकिन बहुत से देशों में अच्छी वाहन व्यवस्था का अभाव है। अन्न की सुरक्षा कैसे करें, यह जानकारी का भी अभाव है। यानी कि हमने अपने खेत में या अपने घर में जो बहुत सारा अन्न इकट्ठा कर रख लिया है, संरक्षित करके रख लिया है, लेकिन क्या करेंगे, उसकी हम सुरक्षा करने के लिए उसकी हमें जानकारी नहीं है, जिससे कि उनमें से आधी मात्रा का जो अन्न होता है वह हमारा साल में वेस्ट हो जाता है, जो कि हमें ऐसे ही फेंकना पड़ता है। इसीलिए अन्न को सुरक्षा कैसे, यानी सुरक्षा कैसे, अन्न की सुरक्षा कैसे करें, उसकी भी जानकारी हमें सही प्रकार से नहीं होती है। अकुशल और कम कुशल श्रमिक कर्मचारियों तथा अधिकारियों को कार्यक्रम से न जोड़ पाना, यानी कि जो अकुशल और कम कुशल श्रमिक है, कर्मचारी है तथा अधिकारी है, उनको भी कार्यक्रम से न जोड़ पाना। हम बहुत से कार्यक्रमों से इन चीजों को नहीं जोड़ पाते हैं, क्योंकि जो कुशल कार्य यानी कि अश्रमिक है, यानी कि अकुशल श्रमिक है, उन्हें अच्छी प्रकार से अपनी फसल को उगाने की जानकारी नहीं है और उन्हें हम किसी भी प्रोग्राम से जोड़ भी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम उनको जोड़ेंगे, हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं अच्छी पैदावार के लिए, कोई फसल है उसकी क्या कहते हैं अच्छी पैदावार हो, उसमें जिसमें किसी पैदावार में वृद्धि हो, ऐसे प्रोग्रामों में हम जो अकुशल श्रमिक है, अकुशल मजदूर लोग हैं या कर्मचारी हैं, उनको उन सम्मेलनों में नहीं जोड़ पाते हैं। यह भी एक प्रकार का अभाव है। फिर आता है भोजन उत्पादन वृद्धि हेतु सुझाव, यानी कि भोजन के उत्पादन में वृद्धि की जाए, उसके लिए कौन कौन से सुझाव हो सकते हैं। भोजन वृद्धि हेतु उत्पादन के सुझाव। खाद्य विशेषज्ञ ने भोजन की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि करने के लिए अनेक व्यापारिक सुझाव दिए हैं। यानी कि जो खाद्य विशेषज्ञ है उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं, जिससे कि जो खाद्यान्न है उनका जो उत्पादन है उसमें वृद्धि की जा सके। नंबर 1 है कृषि योग्य क्षेत्र की वृद्धि से ही अन्न उत्पादन में वृद्धि संभव है। यानी कि ये नहीं कि कृषि योग्य क्षेत्र हमारे पास कम है और हम अधिक उत्पादन की मात्रा की मांग कर रहे हैं या उस पर हमने आस लगाई है कि हमारी कम भूमि हमें बहुत उत्पादन देगी, ऐसा नहीं है। कृषि योग्य क्षेत्र की भी वृद्धि होनी चाहिए, तभी तो उत्पादन में वृद्धि होगी। अब क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही है, बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, जिसके कारण जो कृषि योग्य भूमि थी वह भी सड़कों में, कारखानों में तब्दील हो गई, बंजर हो गई है, उन पे कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, तो वहां से उत्पादन कैसे बढ़ेगा। इसीलिए अगर हमें कृषि उत्पादन में वृद्धि करनी है तो जो कृषि योग्य भूमि है उसकी भी वृद्धि करनी होगी। नंबर 2 है अन्य उत्पादन भूमि की उपयोगिता पर निर्भर करता है, अतः जलमग्न और लवणीयता से भरे से इसे बचाए। यानी कि जो अन्न का उत्पादन है वह भूमि के ऊपर ही निर्भर होता है। अगर भूमि खराब है, अनुपजाऊ है, तो वहां पर अच्छी मात्रा में या अच्छी प्रकार से फसल नहीं हो पाती है। तो और अच्छी भूमि होने के बावजूद भी वहां पर बहुत सी बार क्या होता है, यानी कि सागरीय जल उनमें चला जाता है, जिससे कि लवण की मात्रा बढ़ जाती है और उपजाऊ भूमि अनुपजाऊ हो जाती है।
इसीलिए हमें उनसे भी उनका बचाव करना चाहिए। नंबर 3 आता है खाद्यों का भरपूर उपयोग करें, इससे उपज प्रतिशत से भी अधिक हो सकती है। यानी कि जो खाद होते हैं फसल को बढ़ाने के लिए, कीटनाशक होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि खाद मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वह बढ़ जाती है और जिसके कारण जो उपज है वह 50% तक अधिक हो जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में खाद का उपयोग आज केवल 73 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि विकसित देश अमेरिका, जापान, यूके में इसकी मात्रा 98 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। यानी कि भारत में प्रति हेक्टेयर केवल 75 किलोग्राम खाद का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो विकसित देश है उनमें 98% किया जाता है। नंबर 4 पर आता है फसलों को कीड़ों तथा विविध रोगों से बचाने के लिए सही कीटनाशक का उचित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, तभी हम यानी कि भोजन उत्पादन वृद्धि कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से समय क्या होता है हम कीटनाशक का फसलों में कीटनाशक का छिड़काव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बहुत सारे कीड़े हमारी फसलों को नष्ट कर देते हैं और हमें उत्पादन क्या होता है उसमें यानी कि हमें मिलता क्या है 0, यानी कि हमारा जो उत्पादन है वह बहुत ही कम होता है। नंबर 5 है मिट्टी के कटाव को रोकने उसमें उपज की मात्रा में कमी आती है। यानी कि अगर हम मिट्टी के कटाव को न रोके तो उसमें क्या होता है जो उपज होती है उसकी मात्रा में भी कमी आती है। मिट्टी के मुख्य रूप से कटाव के 2 कारण होते हैं, पानी के साथ मिट्टी का बह जाना, यानी कि जब अधिक बरसात होने के कारण नदियां अपना तट तोड़कर बहने लगती है तो बाढ़ की स्थिति आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है जो उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत होती है वह पानी के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है और फिर वह नदियों में मिलकर खत्म ही हो जाती है, जिससे कि उपजाऊता में कमी आ रही है। नंबर 2 है तेज हवा और तूफानों से भी इन दोनों समस्याओं से जूझने के लिए भू विशेषज्ञों ने कई सुझाव दिए हैं। यानी कि तेज हवाओं के कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत है वह उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, जिससे कि मिट्टी अनउपजाऊ होती चली जाती है। फिर नंबर 6 पर आता है बोने के लिए परंपरागत तरीके से पिछले वर्षों की उपज से बचाए बीज के बजाय अच्छी गुणवत्ता के बीज का उपयोग करना चाहिए। आज भी बहुत सारे क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि हमारे जो फसल पैदावार ली उसी में से हम कुछ मात्रा में बीज के रूप में उसे उठाकर रख देते हैं और अगले साल भी उसी को बो देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके बजाय हमें उच्चतम क्वालिटी के या उत्तम गुणों वाले बीजों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारी फसलों का उत्पादन अधिक मात्रा में हो सके। ये बीज सरकार द्वारा अधिकृत सहकारी मंडियों भंडारों पर उपलब्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिंचाई के लिए जैसे पानी की उपलब्धता हो इसका विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। गांव-गांव में जल भंडारण इकाइयों का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गांव हैं जहां पर आज भी पानी का बहुत बड़ा संकट है और वहां पर पानी की पूर्ति के लिए यानी कि कृषि भूमि की सिंचाई के लिए पानी की पूर्ति करने का कोई भी समाधान नहीं किया गया है। इसीलिए हमें ऐसी जगह पर उनके लिए समाधान करना चाहिए। जलीय पौधे और जलीय जानवरों को खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसके उत्पाद भोजन की कमी को काफी सीमा तक पूरा कर सकते हैं। यानी कि जो जलीय पौधे हैं और जो जलीय जानवर होते हैं उनके उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अभी मछली पालन ही देख लीजिए, मछली पालन से भी हमारे देश का बहुत बड़ा भाग यानी कि भोजन की प्राप्ति करता है, क्योंकि वह खाने के कार्य में लाए जाते हैं। और जलीय पौधे हैं जिनसे हमें फलों की वो होती है, सिंघाड़े आते हैं, हमारा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका हम प्रयोग बीज आती है सब्जी के रूप में हम उनका प्रयोग करते हैं। इसीलिए हमें जलीय पौधे और जलीय जीवों को भी बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है वन उत्पादों की संख्या अनगिनत है, अतः भोजन में भी इन्हें
भागीदार बनाए। मुख्य उपलब्ध वस्तुएं हैं फल, शहद, जड़ें, गिरीदार फल, मशरूम, रस और गोंद, तेल और वसा, पत्तियां, जंगली उत्पाद जैसे टेंडी, पीलू आदि। इस प्रकार के बहुत सारे उत्पाद हैं जिनका हम प्रयोग खाद्यान्नों में कर सकते हैं, और जिससे कि अगर हम इन सभी का प्रयोग खाद्यान्न के लिए किया जाएगा तो जो खाद्यान्न में समस्याएं आ रही है उनसे कुछ हद तक लड़ा जा सकता है। सो गाइस, हमारा जो यह टॉपिक था यह पूरा हो